हेलो फ्रेंड्स, डीआरडीओ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बारीकियों को बताना है, जिसका उल्लेख मैटी की किताबों में मिलता है। डीआरडीओ की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाए। हमारा मकसद किसी संगठन या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं डॉक्टर असलम, मिर्जापुर यूपी से। आज का विषय एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर आधारित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मान्यता की प्रक्रिया चल रही है और यह मामला डीएचआर में विचाराधीन है। 28 फरवरी 2017 से हम इस पूरी प्रक्रिया में 3 शब्दों को बार बार सुन रहे हैं। पहला प्रपोजल, दूसरा एसेंशियल क्राइटेरिया और तीसरा डिजायरेबल क्राइटेरिया। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या है। वर्तमान समय में भारत में एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां हैं। इन्हें मान्यता कैसे मिली, हम आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी 5वीं पद्धति के रूप में संघर्ष कर रही है और हमारा यह संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। भारत की यह चारों चिकित्सा विज्ञान पैदाइशी मान्यता प्राप्त नहीं थी। पहले इन पद्धतियों का आविष्कार हुआ, फिर इनका प्रचार प्रसार हुआ और जब यह लोकप्रिय हुई तो उस समय भारत सरकार द्वारा इन्हें मान्यता दी गई। पर उस समय मान्यता के मापदंड दूसरे थे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी मान्यता के क्रम में है। विभिन्न संगठनों के द्वारा, राजनीतिक दबाव और न्यायालय के द्वारा इसकी मान्यता के प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों को देखकर भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी 2017 को एक नोटिस जारी करके सभी संगठनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए प्रस्ताव मांगा गया, जिसे मान्यता संबंधी प्रपोजल कहते हैं। किंतु समय के साथ अब किसी भी नई पैथी की मान्यता के लिए जो नियम बनाए गए हैं वह काफी कड़े हैं और यह नियम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए भी लागू है। इन्हीं नियमों को जरूरी मापदंड या एसेंशियल क्राइटेरिया कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये एसेंशियल क्राइटेरिया। इस क्रम में पहला क्राइटेरिया है कि जो भी चिकित्सा विज्ञान मान्यता के लिए प्रस्ताव दे रहा है उसके स्वास्थ्य और रोग के अपने मूल सिद्धांत होने चाहिए, जो कि देश की अन्य मान्यता प्राप्त पद्धतियों के सिद्धांतों से भिन्न हो। यह स्वास्थ्य संबंधी एक व्यापक प्रणाली होनी चाहिए, न कि कुछ बीमारियों तक ही सीमित हो। दूसरा क्राइटेरिया पैथी के कॉन्सेप्ट्स, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस और रोग के मैनेजमेंट से संबंधित साहित्य जैसे टेक्स्ट बुक्स और इसके साथ ही फार्माकोपिया एवं मेडिकल जर्नल्स जो पैथी के आविष्कारक देश या उन देशों की हों जहां यह प्रचलित हो। तीसरा क्राइटेरिया है कि यदि पैथी विदेशी है तो मूल देश में या उन देशों में जहां यह प्रचलित है उसके आधिकारिक प्रमाण होने चाहिए। चौथा क्राइटेरिया चिकित्सा करने के तौर तरीके की खासियत पर प्रलेखित जानकारी, जिसमें दवाओं, उपकरणों या अन्य तरीके जैसे आहार, मालिश या व्यायाम आदि हो सकते हैं। पांचवा और आखिरी एसेंशियल क्राइटेरिया है चिकित्सा और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ड्रग्स एवं उपकरणों की तैयारी के मानक प्रयोग उपलब्ध कराने होंगे। आइए अब जानते हैं कि इन एसेंशियल क्राइटेरिया के सवालों पर प्रपोजल के माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए क्या जवाब दिया गया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले डीएचआर ने इंडिविजुअल प्रपोजल मांगा था, लेकिन बाद में उन्होंने ज्वाइंट प्रपोजल मांगा, जिसमें 29 प्रपोजलिस्ट में से 23 प्रपोजलिस्ट ने एक ज्वाइंट प्रपोजल दिया और मैं उसी ज्वाइंट प्रपोजल के कंटेंट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले एसेंशियल क्राइटेरिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की परिभाषा यानी
Electrohomeopathy is an art of healing to deal the vitiation of blood and lymph in sick body by following its modus operandi complexa complexis curanter। इसके अलावा यह भी बताया गया कि यदि रस या रक्त में कोई बिगाड़ नहीं है तो वह स्वास्थ्य की अवस्था है, और यदि रस और रक्त या इन दोनों में कोई बिगाड़ है तो वह रोग की अवस्था है। इस प्रकार दूसरे क्राइटेरिया में हमारा कॉन्सेप्ट लाइफ इज इन द ब्लड, डिजीज इन इट्स विशिएशन एंड मेडिसिन इन सिमिलर बताया गया। एटियोलॉजी में रक्त, रस या दोनों में बिगाड़ होना रोग का प्राथमिक कारण बताया गया। डायग्नोसिस में बताया गया कि हम रोग का निदान कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर करते हैं, जो कि 3 है, जिसे हम लिम्फेटिक, सैंग्विन और मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त आयरिस एनालिसिस के माध्यम से भी हम कॉन्स्टिट्यूशन, रोगग्रस्त ऑर्गन और रोग की अवस्था को जान लेते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह मॉडर्न साइंस डायग्नोस्टिक टूल की भी मदद लेते हैं, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स इत्यादि। मैनेजमेंट के बारे में हमने बताया कि रोग को ठीक करने के लिए हमारा औषधि का निर्धारण रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन, अफेक्टेड ऑर्गन रेमेडी और इलेक्ट्रिसिटीज के एक्सटर्नल एप्लीकेशन पर निर्भर है, जबकि दवा की खुराक का चयन हम रोग की अवस्था एवं तीव्रता के अनुसार करते हैं। हमारे पास जो भी आर्टिकल्स जो मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुए थे वह सभी ज्वाइंट प्रपोजल में दिए गए। इसके अतिरिक्त अब तक पब्लिश हुए सभी आर्टिकल की एक सूची भी इसमें सम्मिलित है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां कैसे बनती हैं, प्रत्येक औषधि का फार्मूलेशन क्या है और इसका आंतरिक एवं बाह्य प्रयोग कैसे किया जाता है, वह सब भी इसमें शामिल है। आइए अब बात करते हैं एसेंशियल क्राइटेरिया नंबर 3 की। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पैथी का आविष्कार इटली में हुआ, किंतु महात्मा मैटी के बाद कुछ वर्ल्ड वॉर और बेंटोली मैटी की उदासीनता के कारण इटली में आगे इसका कोई विकास नहीं हुआ। मैटी के बाद इसके विकास का श्रेय थियोडोर क्रॉस को जाता है, जिन्होंने जर्मनी से इसका प्रचार प्रसार किया और फिर 1911 से इसका विकास भारत में ही हुआ है। वर्तमान में यह भारत के राजस्थान स्टेट में मान्यता प्राप्त पद्धति के रूप में दर्ज है। एसेंशियल क्राइटेरिया नंबर 4। इस क्राइटेरिया में प्रपोजल धारकों ने औषधियों के प्रिपरेशन, उनकी गुणवत्ता और औषधियों के प्रभाव को दिखाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जो आपके सामने स्लाइड पर चल रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, चूंकि यह स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है तो आवश्यक है कि प्रत्येक औषधि रोगियों तक पहुंचने से पहले उसकी आवश्यक जांच जरूरी है कि वह प्रभावी हो और उसका कोई साइड इफेक्ट न हो। इससे संबंधी हमारे पास औषधि की जांच संबंधी जो भी दस्तावेज उपलब्ध थे, लगभग सभी को प्रस्तुत किया गया। आइए अब बात करते हैं एसेंशियल क्राइटेरिया नंबर 5। यह पॉइंट सीधे सीधे फार्मेसी से जुड़ा है। इसमें स्पेजरिक इसेंस बनाने का तरीका और यह स्पेजरिक भारत के साथ साथ कहां कहां बनता है उनका ब्यौरा दिया गया है। आपको पता है कि अभी तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कोई ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं है, तो जो भी फार्माकोपिया राजस्थान में दी गई थी और जीएचपी में दर्ज जिम्पल और क्रॉस मेथड के दस्तावेज जो हमारे पास थे, उन्हें प्रस्तुत किया गया है। तो यह थी जानकारी एसेंशियल क्राइटेरिया की। अब जल्दी से कुछ डिजायरेबल क्राइटेरिया के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें खास तौर से शिक्षा से जुड़ी बातों को पूछा गया, जैसे शिक्षण संस्थानों की सूची,
इनमें प्रवेश की प्रक्रिया, संबंधित कोर्स का नाम व अवधि, इन संस्थानों में छात्र किन विषयों को पढ़ते हैं इत्यादि। इसके साथ ही CME और रिसर्च के बारे में तथा देश की सभी फार्मा कंपनियों की सूची मांगी गई है। फ्रेंड्स, आखिर में आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे सभी प्रपोजल धारकों ने ज्वाइंट प्रपोजल के माध्यम से लगभग सभी पॉइंट्स को कवर किया है जो IDC चाहती है, और यह सबकी मेहनत का ही नतीजा है कि यह संभव हो पाया। नतीजा क्या आएगा पता नहीं, पर प्रयास पूरी ईमानदारी से किया गया। मान्यता संबंधी प्रकरण सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें उन सभी लोगों को जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़े हैं अपने अपने स्तर पर सहयोग करना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।